हेलो दोस्तों, तो फाइनली ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है, जिसको कि आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सीन देखते हैं जिसमें इतोशी रिन और इतोशी साई को, जो कि आपस में भाई भाई हैं। इतोशी साई बोलता है अगर वो जीत जाएगा तो उसका सपना पूरा हो जाएगा, पर इतोशी रिन ये नहीं चाहता। वो बोलता है कि मैं इस तरह से खेलना नहीं चाहता, लेकिन इतोशी साई बोलता है आ जाओ एक 1v1 करते हैं, और बॉल को किक मारता है। बेसिकली इतोशी साई इतोशी रिन से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उसको आराम से बीट कर लेता है। वो उसे बोलता है मैं यहाँ 4 सालों से नहीं था, तो तुम इसके बीच कर क्या रहे थे। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, हम आते हैं प्रेजेंट टाइम पर। जिम्पाची को जापान फुटबॉल यूनियन से कॉल आया था। वो लोग उसे बताते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है। जब से इतोशी साई ने ब्लू लॉक में अपना इंटरेस्ट जताया है, तब से मीडिया में हलचल मच गई है। सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। एक बड़ा मैच एक बड़ी रकम के बराबर होता है, इससे तुम्हारे सारे घाटे भुगतान हो जाएंगे। ये सुनकर जिम्पाची बोलता है यू डन रंबलिंग, जिसपे यूनियन के लोग बोलते हैं क्या तुम सच में सीरियस हो इसके बारे में? क्या तुम सच में सोचते हो कि स्ट्राइकर का एक समूह जापान के अंडर 20 को हरा सकता है, जो कि सबसे सफल टीम है? जिसका रिप्लाई देकर जिम्पाची बोलता है मैंने आपको पहले ही बोला है, ब्लू लॉक जापानीज फुटबॉल को बदलने के लिए ही यहाँ है। उसके बाद वो जाता है सारे प्लेयर्स के पास और उन्हें बोलता है 300 हाई स्कूल स्ट्राइकर में से तुम बस इतने ही बचे हो। अब तुम बचे हुए 35 स्ट्राइकर्स दुनिया का नंबर 1 इगोइस्ट बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करोगे। मैच 3 हफ्ते बाद होगा। तुम जापान के अंडर 20 टीम से भिड़ोगे, जिसका कैप्टन इतोशी साई होगा, यानी कि इतोशी रिन का बड़ा भाई। इस मैच को जीतो और जापान को रिप्रेजेंट करने का अधिकार हासिल करो। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम हारोगे तो तुम्हारे करियर के साथ ब्लू लॉक का भी एंड है। ये सब सुन के इसागी सोचता है कुछ महीने पहले तक वो कुछ नहीं था, फिर उसे ब्लू लॉक में आने का मौका मिला और टॉप तक पहुंचने के लिए उसे हेल से भी गुजरना पड़ा। अगर वो अभी जीतता है तो वो जापान को रिप्रेजेंट कर पाएगा, लेकिन अगर वो हारता है तो उसका करियर यहीं पे खत्म। तभी राइची बोलता है हे एक सेकंड रुको, मुझे लगता है कि ये हमारा मौका है और सब कुछ, लेकिन हम एक टीम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो सब आगे खड़े हैं। उसके बाद हम इस बंदे से मिलते हैं, इसका नाम गागामारू जिन था। ये जिम्पाची से पूछता है क्या आप हम में से कुछ को मिडिल फील्डर और कुछ को डिफेंस में रखना चाहते हैं? जिसके जवाब में जिम्पाची बोलता है हाँ बिल्कुल, हमारे पास फॉरवर्ड मैक्सिप टीम से खेलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये सुन के ताकेमित्सु बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। हमारा मुकाबला एक्चुअल डिफेंसर से है, पर आर्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे एक बंदा गुस्सा होकर उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है। आखिर में तंग आकर जिम्पाची को उन्हें चुप करवाना पड़ता है, वो भी ये कहते हुए हे अपना छेद बंद करो। हाँ लिटरली यही डायलॉग था। उसके बाद जिम्पाची 6 प्लेयर्स को टीम का कोर बनाता है, यानी कि मुख्य हिस्सा। उनका नाम था इतोशी रिन, सिदो, कारासु, ओतोया, युकिमिया और लास्ट में नागी सैशिरो। ये लोग टीम का मुख्य हिस्सा बनेंगे। वैसे इसमें इसागी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा था। युकिमिया जिम्पाची से बोलता है वो 5वें स्थान पर क्यों है, उसमें और पहले स्थान में क्या अंतर है? जिसे समझाते हुए जिम्पाची बोलता है तुम 35 में से केवल वही लोग हैं जो वर्ल्ड 5 के खिलाफ गोल करने में सफल रहे। वो इतोशी रिन और सिदो थे। बाकी वर्ल्ड 5 सिलेक्शन में टोटल गोल पर आधारित है। और आखिर में मैं अपनी मनमानी करके निर्णय लेता हूँ, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई हुए? जिस पर युकिमिया भी हाँ बोलता है। इसी के साथ ही जिम्पाची नेक्स्ट सिलेक्शन का घोषणा करता है। सबसे पहले उसने उन 6 लोगों को 3 टीम में डिवाइड कर दिया, और जो 29 प्लेयर बचे थे वो अब सिलेक्ट करेंगे कि वो किस टीम में जाना पसंद करेंगे। वो टॉप 6 जोड़ी में 3 खिलाड़ियों को ऐड करके 5 की टीम बनाएंगे। प्रत्येक टीम एक 5A साइड मैच खेलेंगे। ये देखकर इसागी सोचता है कि जिम्पाची ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ रहा है जो कि टॉप 6 के अटैकिंग स्टाइल को मेल खा सके। इसके अतिरिक्त जिम्पाची बोलता है टॉप 6 के अलावा बाकी 29 प्लेयर्स को बस एक ही मौका मिलेगा खेलने को। ये परीक्षण ये निर्धारण करेगा कि जापान अंडर 20 के खिलाफ मैच खेलने के लिए कौन ज्वाइन होगा, और कुल संख्या के कारण तुम में से एक 2 गेम खेलेगा। वो नंबर 7 होगा द रनर अप मिस्टर बाचिरा, और वो ये काम करेगा। ये सब सुन के इसागी सोचता है लानत है मुझ पर, हम अब तक एक साथ खेल रहे थे, लेकिन ये सब मेरे से भी बेटर है। उसके बाद जिम्पाची टॉप 6 को एक सेपरेट रूम में भेजता है, वो भी ये कहते हुए कि रैंकिंग केवल यही दर्शाती है कि वर्तमान हर कोई कहाँ खड़ा है। इवन वो ये भी बोलता है जो टॉप 6 के प्लेयर हैं वो अपनी कुर्सी से गिर सकते हैं अगर वो ट्रायल मैच में हार जाते हैं तो। देन वो बाकी के 29 प्लेयर्स को एक संदेश देता है कि ट्राई आउट्स में सफल होने का चाबी है एसर्शन और कंसिस्टेंस। तुम जो टॉप 6 के साथ खेलोगे वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, वो तुम्हारे लिए कदम है, तो उनसे आगे निकल जाओ। इसके बाद टाइम स्टार्ट होता है और जिम्पाची ने आखिरी मैसेज देता है कि अपने टीममेट्स चुनो जो तुम्हारे फ्यूचर
फ्यूचर और फेट को निर्धारित कर सके। सीन चेंज होता है और हम आते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे सब अपना अपना खाना ठूस रहे थे और पुराने प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि अभी यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरे साइड रूम में हम देखते हैं नागी को जो कि गेम खेल रहा है। इकिमिया उसके पास आता है और उसे नाइस टू मीट यू बोलता है, जिसका रिप्लाई देकर नागी भी उसे हाय बोलता है। इकिमिया ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि उनके टीम में कौन ज्वाइन होगा। तभी उस रूम में एंट्री होता है सिडो की। वो रिन से बोलता है, हे मुझे इग्नोर मत करो, हम दोनों एक ही टीम में हैं। क्या तुम्हें एक्सप्लोजन पसंद है? पर इत्तोसी रिन को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे धुतकार के बोलता है, दफा हो जाओ एंटीना हेड। ये सुनने के बाद सिडो गुस्सा हो जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर कोई तो मजे ले रहा है तो कोई उन्हें रोकने के बारे में बोलता है। और हमारा नागी वो तो बोलता है, अरे हेडशॉट लग गया हेडशॉट। पर उनके बीच घमासान युद्ध होने से पहले जिम्पाची आके उन्हें रोक लेता है। वो उनसे बोलता है, मुझे न्यू अटैक पैटर्न दिखाओ जिन्हें तुम स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, पर आप समझ जाओ। इसके अलावा वो उनसे ये बोलता है कि किसी भी परिस्थिति में तुम टॉप 6 के अलावा किसी दूसरे को अपना स्थान चुराने नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोग ब्लू लॉक के शिखर पर बैठे हो। मैं तुम्हें स्वयं को चुनौती देते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं इसागी को जो कि ब्रश करते हुए अपने आगे के मैचेस के बारे में सोच रहा है। तभी वहाँ बारो आता है। इसागी उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ डिसाइड किया, जिसके जवाब में बारो बोलता है कि वो शायद टीम सी के साथ जा सकता है, यानी कि टीम नागी के साथ। वो इसागी से पूछता है कि तुम टॉप 6 में क्यों नहीं आए, जिसका जवाब इसागी के पास भी नहीं था। खैर बारो बोलता है, तुम वो व्यक्ति हो जिसे मैं कुचलना चाहता हूँ, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे आता है निको। बेसिकली उन दोनों के बीच थोड़ा इधर उधर के बातें होते हैं जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको बता नहीं रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसागी को जो कि शायद टीवी देख रहा था। वो सोचता है अगर वो रिन के साथ टीम बनाएगा तो उसे अपनी योग्यता दिखाना आसान नहीं होगा। तभी वहाँ रियो की एंट्री होता है। इसागी उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ओनली ऑप्शन नागी टीम होगा, जिसके रिप्लाई में रियो उसे बोलता है, ये वो आदमी बोल रहा है जिसने नागी और मुझे अलग कर दिया, यानी कि यहाँ इसागी की बात हो रहा है। याद करो मित्रों, कैसे नागी ने इसागी की वजह से रियो को छोड़ दिया था, जबकि रियो ने उसे सॉकर खेलना सिखाया था, और इसागी को अभी इस बात पर पछतावा है। खैर रियो बोलता है, अगर नागी और उसके बीच थोड़ा कंपेयर किया जाएगा तो ऐसा लगता है कि नागी जहाँ पे है वो खुद वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा, और उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन वो अगर ये मौका खो देगा तो शायद उसे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि रियो का सपना है कि वो अपने देश के लिए एक वर्ल्ड कप जीते। एक्चुअली वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए, और यही हालत इसागी का भी है। खैर उसके अगले दिन वोटिंग क्लोज होता है। ब्लू लॉक वाले अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अपना आखिरी काम शुरू करेंगे। तब तक प्लेयर्स अपना किट पहन ले और तुरंत ही हॉल में रिपोर्ट करे। उसके बाद सारे प्लेयर्स हॉल में आ जाते हैं और ब्लू लॉक वाले अपने टीम अनाउंसमेंट करते हैं। पहला टीम ए, इसमें टोटल 12 प्लेयर थे, उन दोनों को छोड़कर। इसागी और बाचिरा इस टीम में मौजूद थे। उसके बाद हम देखते हैं टीम बी को, जिसमें टोटल 9 प्लेयर थे, 12 इस टीम में था। और आखिर में आता है टीम सी, जिसमें टोटल 8 प्लेयर थे। जी हाँ मित्रों, रियो भी इसी टीम में था, मतलब नागी और रियो की फिर से जोड़ी बनेगी। खैर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जापान फुटबॉल यूनियन स्पेशल एडवाइजर को, मिस्टर बुरातात्सुता। वो अंडर 20 मैनेजर को बोलते हैं, तुम समझते हो ना, जिसपे मैनेजर होइची बोलते हैं, हाँ जापान फुटबॉल के लिए कुछ भी। पर बुरातात्सुता गुस्सा हो जाते हैं और उन बुक्स पर अपना पैर पटकने लगते हैं, क्योंकि वो किसी पागल को जापानीज फुटबॉल पर खड़ा होने नहीं दे सकते। जिस पर मैनेजर उन्हें शांत करते हुए बोलता है, सर घबराइए मत, वो सिर्फ आदर्शवादी के अलावा और कुछ नहीं है। जापान का अंडर 20 हमारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिसे सुनकर बुरातात्सुता खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम है ओलिवर आइकू। उसके बाद हम देखते हैं ब्लू लॉक के एडिशनल टाइम को, जिसमें जिम्पाची उन्हें ज्ञान दे रहा था कि अब से उनका ट्राई आउट स्टार्ट होगा। टॉप 6 एक्चुअली ये हैं, टॉप 6 रूम, जिनमें 2 बड़े घर के अंदर 3 छोटे घर थे। उसके बाद वो लोग रूम के लिए आपस में झगड़े करते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि शनिवार को।